अध्याय 18 तुर्की का उदय। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही तुर्की साम्राज्य यूरोप के देशों के सम्मुख अनेक जटिल समस्याएं पैदा कर रहा था। इसे यूरोप के इतिहास में पूर्वी समस्या के नाम से पुकारा जाता था। इस समस्या के कारण तुर्की को यूरोप का बीमार व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी। इस समस्या ने यूरोप के देशों में परस्पर शत्रुता की भावना को उत्पन्न कर दिया था। कभी कभी इस समस्या को हल करने के लिए उनमें परस्पर संघर्ष भी हुआ करते थे। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, क्रीमिया का युद्ध और बाल्कन युद्ध इसके ज्वलंत उदाहरण थे। प्रथम महायुद्ध में तुर्की ने मध्य यूरोप की शक्तियों की ओर से भाग लिया था। वो इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ था, जिसके कारण उसे 1920 ईस्वी में सेवर्स की आरोपित संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इस संधि की कठोर शर्तों के कारण तुर्की की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। वो अपने पूर्वगामी यूरोपीय साम्राज्य से वंचित कर दिया गया था। उसका अधिकार केवल कुस्तुनतुनिया और उसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया था। किंतु प्रथम महायुद्ध के बाद नवीन इटली का उदय हुआ था, जिसका पूरा श्रेय तुर्की के राष्ट्रवादी नेता कमाल पाशा को जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की अल्पायु में उसके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण बचपन से उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसकी चाची ने बालकाल में उसे विशेष सहायता प्रदान की। जब उसने अपनी आयु के 24 वर्ष पूरे कर लिए तो उसने कुस्तुनतुनिया के सैनिक स्कूल में प्रवेश लिया। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक वॉल्टेयर के विचारों का कमाल पाशा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। उसने वॉल्टेयर के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था और वह समझता था कि तुर्की के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाने चाहिए। उस समय तुर्की का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विभाग अत्यंत कुशलता से कार्य कर रहा था। जैसे कि कमाल पाशा के क्रांतिकारी विचारों की सूचना इस विभाग को प्राप्त हुई, उसे बंदी बनाकर जेल में भेज दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उसे जेल से मुक्त किया गया। जिस समय बाल्कन युद्ध का श्री गणेश हुआ, कमाल पाशा ने तुर्की सेना में भर्ती होकर अपनी बहादुरी और वफादारी को सिद्ध कर दिया। अतः उसे सेना में उच्च पद पर प्रोन्नत किया गया। प्रथम महायुद्ध के समय कमाल पाशा को तुर्की की सेना का नेतृत्व सौंपा गया। यहाँ उसने पुनः अपनी योग्यता, साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया और गैलीपोली के अभियान में इंग्लैंड की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इससे मुस्तफा कमाल पाशा के मान सम्मान में अत्यंत वृद्धि हुई। पृष्ठ 259। तुर्की में क्रांति। तुर्की ने प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरोध में भाग लिया और वो युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। पेरिस के शांति सम्मेलन में तुर्की को सेवर्स 1920 की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संधि की शर्तें तुर्की के लिए अत्यंत कठोर व अपमानजनक थी। इस संधि के कारण तुर्की साम्राज्य के नक्शों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। उसे अत्यंत सीमित कर दिया गया था और यूरोप में उसके पास कुस्तुनतुनिया और थ्रेस के कुछ भाग के अतिरिक्त कोई प्रदेश नहीं रह गया था। तुर्की को सीरिया, पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया तथा एशिया माइनर के पार के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। इस प्रकार सेवर्स की संधि ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया था। यद्यपि तुर्की के सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार कर लिया था, किंतु मुस्तफा कमाल पाशा ने इस संधि की शर्तों का घोर विरोध किया और सुल्तान को इसे पूर्णतः अस्वीकार करने की राय दी। ये उसी की सलाह थी कि तुर्की सरकार को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भले ही करनी पड़े, लेकिन उसे सेवर्स की संधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब वो सुल्तान को अपने पक्ष में करने में असफल रहा तो वो तुर्की की सरकार का विरोधी हो गया और उसने जनसाधारण की राय को क्रांति के पक्ष में करने का विचार किया, ताकि वो तुर्की सरकार से अपने अपमान का बदला ले सके। इस समय मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के लोगों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। उसने तुर्की के राष्ट्रवादियों और देशभक्तों को तुर्की की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अनातोलिया के प्रदेश में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और अंकारा नगर को अपनी राजधानी घोषित किया। क्रांतिकारी सरकार के सर्वशक्तिमान नेता कमाल पाशा ने स्पष्ट रूप से यूरोपीय शक्तियों से ये कहा कि तुर्की के देशभक्तों और राष्ट्रवादियों ने सेवर्स की संधि को अस्वीकार कर दिया है। उसने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि वे तुर्की साम्राज्य के किसी भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित न करें। इस प्रकार तुर्की में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इससे तुर्की के सुल्तान की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। उसने जनता से ये अपील की कि वे कमाल पाशा की अंकारा सरकार को कोई समर्थन प्रदान न करें। उसने कमाल पाशा को बंदी बनाए जाने के आदेश भी पारित किए, लेकिन वो अपने प्रयास में बुरी तरह असफल रहा। अंकारा सरकार ने इटली और यूनान के विरुद्ध उन प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया जिन पर उन्होंने सेवर्स की संधि के अनुसार अधिकार कर लिया था। इटली ने बिना रक्त
की एक बूंद भी बाह्य तुर्की के प्रदेशों से अपनी सेनाएं वापस बुला ली, किंतु यूनानी सेना ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। अंत में वो तुर्की के विरुद्ध युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। लॉसेन की संधि 1923। युद्ध में यूनान की पराजय के बाद अंकारा सरकार ने 1923 ईस्वी में लॉसेन में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सभी महत्वपूर्ण समस्याओं को एक ही बार में हल करने के लिए इस सम्मेलन में यूरोप की कुछ शक्तियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में यूनान और तुर्की के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार बहुत से प्रदेश जो तुर्की से सेवर्स की संधि में छीन लिए गए थे उसे पुनः प्रदान कर दिए गए, किंतु मेडेंट व्यवस्था के अंतर्गत उसे निम्नलिखित प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। नंबर 1, फ्रांस को सीरिया और लेबनान के प्रदेश प्रदान किए गए। नंबर 2, इराक, पैलेस्टाइन और ट्रांस जॉर्डन इंग्लैंड को दिए गए। अंग्रेजों ने पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए अलग राज्य बनाने का वचन दिया। नंबर 3, जेरूसलम के चारों ओर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। पृष्ठ 260। इस संधि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एफ शेवेल ने लिखा है, वो स्वतंत्र तुर्की जिसका लॉसेन की संधि के कारण उदय हुआ एक अकेले व्यक्ति मुस्तफा कमाल का कार्य था। अनातोलिया के नाम से विख्यात प्रदेश पर, जो पश्चिम में विशेष रूप से एशिया माइनर के नाम से प्रसिद्ध था और जिसे भावात्मक रूप से तुर्की अपनी महत्वभूमि समझते थे, कमाल के तुर्किस्तान ने अपने सब अधिकारों को न केवल बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई राज्यों को सौंप दिया, अपितु भूमध्य सागर के पूर्वी किनारों के अरबों द्वारा बसे हुए क्षेत्रों को समर्पित कर दिया। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना। लॉसेन के सम्मेलन से कुछ समय पूर्व तुर्की के सुल्तान ने पद त्याग दिया और भाग गया। ये क्रांतिकारियों की एक महान सफलता थी। कमाल पाशा ने सुल्तान के पलायन के बाद तुर्की में गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की। एक राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया और उसका प्रथम अधिवेशन अंकारा में हुआ। कमाल पाशा इसका अध्यक्ष था। इस अधिवेशन में तुर्किस्तान में औपचारिक रूप से गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई और कमाल पाशा को इसका प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। इसी समय राष्ट्रसभा ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें एक सदन वाली संसद की स्थापना की गई। तुर्की की प्रजातंत्रात्मक सरकार के मूल सिद्धांत। तुर्की में प्रजातंत्र की घोषणा के समय कमाल पाशा ने अपनी सरकार के 6 मूलभूत सिद्धांतों की भी घोषणा की थी, जो इस प्रकार से थे। नंबर 1, राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा और वस्तु रूप में देश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाएगी। नंबर 2, सरकार राष्ट्रवाद की नीति का अवलंबन करेगी। कमाल पाशा ने स्पष्ट रूप से ये भी घोषित किया, वे सभी लोग जो तुर्की में निवास करते हैं, तुर्की भाषा बोलते हैं, तुर्की आदेशों का पालन करते हैं, तुर्की कानूनों का पालन करते हैं और तुर्की को अपना राष्ट्र समझते हैं, उन्हें तुर्की का नागरिक समझा जाएगा। नंबर 3, जनता की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाएगा। नंबर 4, राष्ट्र के हित में बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। नंबर 5, देश का धीमा किंतु निरंतर विकास किया जाएगा। नंबर 6, तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाएगा। इन सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया गया था। धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंधों को पूर्णतः हटा दिया गया था। 1924 ईस्वी में कमाल पाशा ने खिलाफत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। पृष्ठ 261। कमाल पाशा के आंतरिक सुधार। कमाल पाशा का ये दृढ़ विश्वास था कि बिना पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति को अपनाए तुर्की कदाचित उन्नति नहीं कर सकता। वो देश के आर्थिक, वित्तीय, न्यायिक और सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता था। राष्ट्रपति कमाल पाशा का मूल उद्देश्य अत्यंत पिछड़े हुए तुर्की साम्राज्य को उन्नतशील पश्चिमी समुदाय के रूप में परिवर्तित करना था। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं था, इसलिए कमाल पाशा ने अपने समर्थकों और शुभ इच्छाओं से सलाह करके तुर्कों में अपनी तानाशाही की स्थापना की। गृह नीति के क्षेत्र में तुर्की में उसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन। तुर्की की कानूनी और न्यायिक व्यवस्था अत्यंत दूषित थी। वो पुरानी परंपराओं पर आधारित थी, अतः ये आवश्यक था कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं। कमाल पाशा की मंशा थी कि तुर्की की उन्नति और उसके विकास के लिए उसे अपनी वंशानुगत रूप से चली आ रही कानूनी पद्धति में परिवर्तन करना होगा। अतः तुर्की के नागरिक, फौजदारी और व्यापारिक कोड में विकास किया गया। कुछ यूरोपीय देशों के कोडों को उदाहरण मानकर तुर्की के कोड में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। धर्म की स्वतंत्रता। कमाल पाशा ने तुर्की की धार्मिकता व्यवस्था में कुछ नए और क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उसने पहले ही खिलाफत को समाप्त कर दिया था, जो धार्मिक क्षेत्र में सुधारों के प्रारंभ का प्रमाण था। वस्तुतः वो तुर्की में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लागू करना चाहता था, जिसके अनुसार उसने कानून के सम्मुख सभी धर्मों को समानता का स्तर प्रदान किया था।
अब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता था। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन। कमाल पाशा तुर्की की शिक्षा पद्धति को पश्चिमी आधार पर विकसित करने में उसमें परिवर्तन करने का इच्छुक था, किंतु इस कार्य को सफलतापूर्वक करना कोई सरल कार्य नहीं था। तुर्की में निवास करने वाली अधिकांश जनता अशिक्षित थी। वहां स्कूल, भवनों, अध्यापकों और धन का अभाव था, इसलिए यहाँ नवीन शिक्षा पद्धति को लागू करना अत्यंत कठिन था। लेकिन राष्ट्रपति निराश नहीं था। उसने अपनी शिक्षा संबंधी योजनाओं की उद्देश्य पूर्ति के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। सरकार द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए। इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम जटिल अरब वर्णमाला का परित्याग था। उसके स्थान पर लैटिन वर्णमाला को लागू किया गया। इस कठिन कार्य को सरकार के कुछ विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस क्षेत्र में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की भूमिका भी अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। स्त्रियों की मुक्ति। उस समय तुर्की की महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय थी। यूरोप की अधिकांश महिलाओं की तुलना में उनका सामाजिक स्तर अत्यंत पिछड़ा हुआ था। कमाल पाशा ने तुर्की समाज में स्त्रियों की गिरी हुई दशा को सुधारने का हर संभव प्रयास किया। बहुविवाह समाप्त कर दिया गया। धार्मिक विवाह के स्थान पर सिविल मैरिज को लागू किया गया। मतदान का अधिकार स्त्रियों को भी प्रदान किया गया। सरकार ने सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य करने की उनकी प्रतिभा को मान्यता प्रदान की। अब महिलाएं राष्ट्रीय सभा के चुनाव में खड़ी हो सकती थीं। पृष्ठ 262। महिलाओं के पहनावे में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारंभ किया गया। उन्हें पुरानी परंपरागत पोशाक को त्यागने और पश्चिमी वेशभूषा को धारण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। तुर्की का आर्थिक विकास। तुर्की की आर्थिक दशा अत्यंत खराब थी। निर्धन किसानों के पास धन का नितांत अभाव था। इसलिए तुर्की की तत्कालीन सरकार ने देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राज्य समाजवाद की नीति का अवलंबन किया गया, जिसके द्वारा राज्य के समस्त बड़े कारखानों व उद्योग धंधों पर सरकार का अधिकार स्थापित हो गया। सरकार ने कृषि और आवागमन के साधनों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इससे तुर्की की आर्थिक दशा में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में वर्ग संघर्ष का अंत हो गया तथा सभी वर्गों में परस्पर मित्रता और प्रेम की भावना का उदय हुआ। पारिवारिक नामों को ग्रहण करना। कमाल पाशा ने पश्चिमी सभ्यता की किसी भी विशेषता को नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए उसने तुर्की के प्रत्येक व्यक्ति को अपना पारिवारिक नाम ग्रहण करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय सभा की प्रार्थना पर कमाल पाशा ने स्वयं अतार्तुक की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ था तुर्कों का पिता। इस प्रकार कमाल पाशा ने तुर्की के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने अपने राष्ट्र को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में ढालने का हर संभव प्रयास किया। वस्तुतः प्रथम महायुद्ध के बाद तुर्की में पुनर्जागरण हुआ, जिसका पूरा श्रेय कमाल पाशा को है। 1938 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका मित्र इस्मात इनोनू इसका उत्तराधिकारी बना। तुर्की की विदेश नीति। विदेश नीति के क्षेत्र में कमाल पाशा की उपलब्धियां इस प्रकार से थीं। रूस से संबंध। सेवर्स की संधि के समय तुर्की को मित्र राष्ट्रों के कठोर रुख का सामना करना पड़ा था। इस संधि के अनुसार ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था तथा तुर्की पर एक बहुत बड़ी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में लाद दी गई थी। फलतः तुर्की मित्र राष्ट्रों से नाराज हो गया था और उसने रूस के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। रूस ने तुर्की की दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया और वहां साम्यवादी विचारधारा को तीव्र गति से प्रसारित करने का प्रयास किया। मुस्तफा कमाल पाशा ने रूस की इस नीति का कड़ा विरोध किया और सर्वत्र निंदा की। इतना ही नहीं, उसने 1929 ईस्वी में कई साम्यवादी प्रचारकों को बंदी बना लिया और जेल भेज दिया। इससे रूस और तुर्की के मध्य शत्रुता की भावना का जन्म हुआ और 1930 ईस्वी के बाद तुर्की का फिर से मित्र राष्ट्रों की ओर झुकाव बढ़ने लगा। फ्रांस के साथ संबंध। लॉसेन की संधि में मेडेंट व्यवस्था के अनुसार सीरिया के प्रदेश फ्रांस को प्रदान किए गए, किंतु फिर भी कमाल पाशा फ्रांस के साथ 1929 ईस्वी में संधि करने में सफल रहा। इस संधि के अनुसार सीरिया की सीमाओं को फिर से निश्चित किया गया और तुर्की को फ्रांस से सीरिया का कुछ भाग प्राप्त हुआ। अमेरिका से संबंध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और तुर्की के मध्य कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध भंग हो गए थे। 1923 ईस्वी में दोनों आपस में ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉमर्स करना चाहते थे, किंतु अमेरिकी सीनेट के उग्र विरोध के कारण उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अंततः 1927 ईस्वी में अमेरिका और तुर्की के मध्य फिर से मधुर कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे।
कालांतर में दोनों देशों ने आपस में व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। पृष्ठ 263। मॉन्टेक्स स्ट्रेट्स कन्वेंशन 1936। 1923 ईस्वी की लॉसेन की संधि में तुर्की को ये शर्त स्वीकार करनी पड़ी थी कि वो बोस्फोरस और डार्डेनेलिस के क्षेत्र में किलेबंदी नहीं करेगा, किंतु तुर्की शांतिपूर्ण तरीके से इस धारा में संशोधन करना चाहता था। कमाल पाशा ने मित्र राष्ट्रों के साथ वार्ता प्रारंभ की और उसके सम्मुख अपना तर्क प्रस्तुत किया। मित्र राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे मनुष्य सागर में फासिस्ट इटली के प्रभाव को रोकने के लिए तुर्की के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। अतः 1936 ईस्वी में मॉन्टेक्स स्ट्रेटस कन्वेंशन के द्वारा लॉरेंस की संधि को भंग कर दिया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। नंबर 1, तुर्की को बोस्फोरस और डार्डेनेलिस के क्षेत्र में किलेबंदी का अधिकार प्रदान कर दिया गया। नंबर 2, शांति काल में इन जल अंतर्द्वीपों को सभी देशों के लिए खुला रखने का आश्वासन दिया गया। नंबर 3, ये भी निर्णय लिया गया कि युद्ध काल में केवल तुर्की ही इन जल अंतर्द्वीपों का प्रयोग कर सकेगा। पूर्वी समझौता 1937। कमाल पाशा ने सन 1937 में अफगानिस्तान, इराक व ईरान के साथ पूर्वी समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार निश्चय किया गया कि नंबर 1, सभी 4 शक्तियां उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगी जिनसे उनका सीधा संबंध होगा। नंबर 2, कोई भी देश किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 3, सभी देश शांति विरोधी संगठनों का संपूर्ण शक्ति से विरोध करेंगे। इंग्लैंड के साथ संबंध। कमाल पाशा इंग्लैंड के साथ तुर्की के राजनीतिक संबंधों को मधुर बनाना चाहता था, इसलिए उसने मुस्लिम आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा नहीं की। उसने इंग्लैंड को ये भी आश्वासन प्रदान किया कि तुर्की भारत और अरब की राजनीतिक घटनाओं से कोई लाभ नहीं उठाएगा। अतः तुर्की और इंग्लैंड के मध्य एक संधि हो गई जिसमें दोनों ने एक दूसरे को ये विश्वास दिलाया कि किसी एक पर विदेशी आक्रमण होने पर दूसरा उसको सैनिक सहायता प्रदान करेगा। कमाल पाशा के कार्यों का मूल्यांकन। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। अपने सतत प्रयासों से वो तुर्की का महान व्यक्ति बन गया था। उसने अपने कौशल से तुर्की को यूरोप के दोनों देशों के समान उन्नतिशील और समृद्धिशील बना दिया था। इसलिए उसे अतार्तुक अथवा तुर्की के पिता की उपाधि से विभूषित किया गया था। उसने एक क्रूर और निर्दयी किंतु बहादुर सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ किया था। जब वो तुर्की के गणतंत्र के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुआ, तुर्की की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उसने अपने प्रयासों से पिछड़े हुए तुर्की राज्य को आधुनिक पश्चिमी राज्य में बदल दिया था, लेकिन वो भली भांति जानता था कि इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन तुर्की में सुदृढ़ केंद्र सरकार के अभाव में संभव नहीं था। इसलिए उसने कुछ वर्षों के लिए तुर्की में तानाशाही की स्थापना की। पृष्ठ 264। परंतु उसकी तानाशाही में भी जनता, समाज और राष्ट्र के हित निहित थे। उसका मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तुर्की के खोए हुए सम्मान को फिर से स्थापित करना तथा उसके व्यापार, वाणिज्य एवं कृषि आदि को उन्नत करना था। उसकी मान्यता थी कि लोगों को केवल अपने कार्य में रुचि लेनी चाहिए, उन्हें देश की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। उसने इस संदर्भ में ये घोषित किया, कुछ समय के लिए लोगों को राजनीति से अलग रहने दिया जाए, उन्हें केवल कृषि, व्यापार और कारखानों में रुचि लेनी चाहिए। अब वर्तमान समय से 10 या 15 वर्ष तक मुझे देश पर शासन करना है। ये संभव है कि मैं इसके बाद जनसाधारण को संभवतया भाषण की स्वतंत्रता प्रदान कर सकूं। निसंदेह कमाल पाशा तुर्की के लोगों का एक महान नेता था। कट्टर मुस्लिम और मुल्ला लोगों के विरोध के बाद भी कमाल पाशा ने देश में अनेक सुधार लागू किए। उसने तुर्कों के फैज अर्थात धार्मिक पगड़ी के स्थान पर हैट अर्थात टोप लगाने का आदेश दिया। महिलाओं को अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गईं। बहुविवाह और पर्दा प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया। उन्हें मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। 1935 ईस्वी के चुनाव में राष्ट्रीय सभा के चुनाव में 17 महिलाएं उम्मीदवार चुनी गईं। जुमे के स्थान पर रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया गया। तुर्की की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। नवीन न्यायिक पद्धति को लागू किया गया। तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया के स्थान पर अंकारा को बनाया गया। इस प्रकार कमाल पाशा ने पूरी तरह तुर्की का पश्चिमीकरण करने का प्रयास किया। उसके प्रयासों के कारण ही तुर्की यूरोप का एक समृद्धिपूर्ण, उन्नतिशील, स्वतंत्र एवं सुदृढ़ राष्ट्र बन सका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1,
टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए आंतरिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, दोनों विश्व युद्धों के मध्य टर्की की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 1923 ईस्वी की लॉसेन की संधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा की प्रजातांत्रिक सरकार द्वारा घोषित 6 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को समझाइए। नंबर 4, कमाल पाशा के कार्यकाल में टर्की रूस संबंधों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पृष्ठ 265। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, किस देश को यूरोप का बीमार कहा जाता था? नंबर 1 टर्की, नंबर 2 ऑस्ट्रिया, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 इंग्लैंड। सही उत्तर है नंबर 1 टर्की। प्रश्न 2, मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? नंबर 1 1899 ईस्वी, नंबर 2 1862 ईस्वी, नंबर 3 1909 ईस्वी, नंबर 4 1891 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 4 1891 ईस्वी। प्रश्न 3, मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादियों व देशभक्तों के सहयोग से किस प्रदेश में स्वतंत्र सरकार का गठन किया था? नंबर 1 सीरिया, नंबर 2 अनातोलिया, नंबर 3 पैलेस्टाइन, नंबर 4 मेसोपोटामिया। सही उत्तर है नंबर 2 अनातोलिया। प्रश्न 4, मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा गठित स्वतंत्र सरकार की राजधानी कहाँ थी? नंबर 1 अंकारा, नंबर 2 कुस्तुनतुनिया, नंबर 3 जेरूसलम, नंबर 4 सभी गलत हैं। सही उत्तर है नंबर 1 अंकारा। प्रश्न 5, कमाल पाशा द्वारा धारण की गई अतार्तुक उपाधि का क्या अर्थ था? नंबर 1 टर्की का स्वामी, नंबर 2 तुर्कों का पिता, नंबर 3 तुर्कों का भाई, नंबर 4 टर्की राज्य का सेवक। सही उत्तर है नंबर 2 तुर्कों का पिता। प्रश्न 6, कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? नंबर 1 1939 ईस्वी, नंबर 2 1945 ईस्वी, नंबर 3 1936 ईस्वी, नंबर 4 1938 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 4 1938 ईस्वी। प्रश्न 7, कमाल पाशा की मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? नंबर 1 अब्दुल हमीद प्रथम, नंबर 2 इस्मत इनोनू, नंबर 3 अब्दुल हमीद द्वितीय, नंबर 4 सभी गलत हैं। सही उत्तर है नंबर 2 इस्मत इनोनू। प्रश्न 8, लॉसेन की संधि 1923 के अनुसार सीरिया का प्रदेश किस देश को दिया गया था? नंबर 1 इटली, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 रूस, नंबर 4 फ्रांस। सही उत्तर है नंबर 4 फ्रांस। पृष्ठ 266।